नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग फिर से एक नए सब्जेक्ट जिसका नाम है केमिस्ट्री उसको लेकर आए हैं और अब इसके बारे में पढ़ते हैं। अब हम आ गए हैं केमिस्ट्री में, आप लोगों को कहीं दिक्कत नहीं होगी, विश्वास कीजिएगा मेरा, बस मेरे साथ बने रहिएगा, ठीक है ना, बिना बकवास किए हुए। अब हम लोग सीधा चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री एक प्रकार का विज्ञान है। पहले हम समझ लेते हैं विज्ञान क्या होता है। किसी चीज के बारे में क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित तरीके से जानकारी प्राप्त कर लेना या अध्ययन कर लेना ही विज्ञान कहलाता है। ठीक है, देखिए क्या बोला है कि किसी भी चीज के बारे में क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, सुसंगठित तरीके से ज्ञान प्राप्त करना क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। पहले ये समझिए कि कोई भी चीज, जैसे मार्कर था, आज से 200-300 साल पहले चले जाइए तो वो पक्षियों के पंख में इंक से लिखा जाता था। फिर उसके बाद धीमे धीमे जैसे बदला, फिर उसके बाद और कुछ है, फिर ऐसे कुछ है, ऐसे कुछ है, फिर धीमे धीमे मॉडिफाई होती है। अब तो डिजिटल बोर्ड आ चुका है, ठीक ना, मोबाइल आ चुका है, उस पर लिखा जाता है। अच्छे से सोचिए, क्या उस मोर के पंख के बाद या किसी पक्षी के पंख से लिखने के बाद सीधा सीधा मार्कर आ गया, या क्या कहते हैं कोई चीज आ गया? नहीं, उसमें धीमे धीमे इम्प्रूवमेंट हुआ, धीमे 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 धीमे, यानी वही ज्ञान कहला। जैसे मान लीजिए कि 1980 की हमारी यमाहा जो गाड़ी होती थी, RX 100, उसके बाद सीधा क्या आ गई? बुलेट आ गई? नहीं, उसके बाद और भी पहले समय सोचिए साइकिल बनाया गया। तो साइकिल जब अमेरिका में बनी तो पहले ठेल ठेल के उसको बैठ के उस पर धक्का मार के चला जाता था, फिर उसमें चैन लगाया गया, पेंडल, सब चीज लगाया गया, धीमे धीमे धीमे। यही वही क्रमबद्ध तरीके से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं लोग, वही विज्ञान कहलाता है। विज्ञान की एक शाखा है। विज्ञान को कई भागों में, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक, सारा विज्ञान पढ़ते हैं। देखिए इसमें रसायन विज्ञान हम लोग पढ़ना चाह रहे हैं। रसायन विज्ञान, पहले कुछ हम रसायन विज्ञान के इतिहास के बारे में जान लेते हैं। ठीक, रसायन जो विज्ञान है उसको केमिस्ट्री अंग्रेजी में कहते हैं, और केमिस्ट्री जो बना है वो कीमी से बना है। किससे बना है? कीमी। जो मिस्र का जो पुराना नाम वो कीमी है। मिस्र का पुराना नाम क्या था? कीमी। और वहां की मिट्टी का रंग क्या होता था? काला, क्योंकि कीमी का मतलब ही होता है काला, ठीक है ना। और वहां के लोग जो मिट्टी के बारे में पढ़ते थे, जानते थे, उसको केमिटिंग कहते थे। क्या कहते थे? केमिटिंग। और बाद में यही केमिटिंग बनते 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 केमिस्ट्री बन गया। बात इतनी समझ में ना? केमिस्ट्री कैसे पैदा हुआ? तो केमिस्ट्री जो मिस्र का पुराना नाम है वो केमी था। ठीक, केमी का मतलब होता है काला रंग, और मिस्र की मिट्टी काली थी। ठीक, जो मिट्टी के बारे में पढ़ता लिखता जानता था वही उसको केमिटिंग कहता था। नहीं, मिट्टी का अध्ययन का कहलाता वहां पे? केमिटिंग। और बाद में केमिटिंग सीधा केमिस्ट्री बन गया। कालांतर समय, जैसे कालांतर में समय बीता उसे केमिस्ट्री बन गया, ठीक ना। देखिए सबसे अच्छा जो केमिस्ट्री था या रसायन शास्त्र में जानकारी थी वो मिस्रवासियों की ही थी। अगर आप लोग हिस्ट्री में पढ़े हों तो उसमें वो लोग पिरामिड में रख करके अपने राजाओं को कितने दिनों तक का वैसे ही बनाए रखते थे। उन लोगों को पहले से पता था। उन लोग बॉडी में अपने राजाओं को जब मरते थे तो उनके बॉडी में लेप लगा देते थे किसी चीज का, ताकि ये ऑक्सीडेशन की क्रिया ना हो पाए। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन, अब केमिस्ट्री चालू ही कर दी है तो पढ़ेंगे हम लोग। ठीक, तो पहले समझ लीजिए, ऑक्सीडेशन जब हो जाता है किसी चीज में तो खराब होने लगती है। जैसे किसी की डेथ हो गई है तो अब उसके बॉडी में अगर ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण अब क्रिया होने लगी, अब उसका बॉडी क्या करने लगेगा? बदबू करने लगेगा। ठीक है, अब वो धीमे धीमे सड़ने लगेगा। वो ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए ही उस पर लेप लगा देती थी और रख देती थी पिरामिड में। ठीक है, चलिए हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं। बहरहाल देखिए, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य के गुणों, संगठन, संरचना तथा उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। अब सबसे पहले एक वर्ड आया द्रव्य। क्या आया है? द्रव्य। यानी अगर केमिस्ट्री चालू करते ही क्या कहते हैं, अगर उसकी डिफिनेशन पढ़ते ही पहला वर्ड मिला विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य, पहले हम लोग समझेंगे द्रव्य क्या है, द्रव्य के गुणों, ठीक है ना, और उसके संगठन, संरचना एवं उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। इसका मतलब हमको पता चलेगा कि भैया सबसे पहला जो चैप्टर होगा वो द्रव्य होगा। हाँ, केमिस्ट्री में पहला ही चैप्टर क्या होगा? द्रव्य। एक एक चीज समझिएगा, एक एक चीज हम समझाते चलेंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो पहले हम लोग चैप्टर डालते हैं द्रव्य। ठीक, अच्छा, द्रव्य को चैप्टर डालते समय आपसे दो चीज पूछ लेता हूँ। जो विज्ञान के पिता हैं, विज्ञान के पिता क्या, केमिस्ट्री के जो फादर है, फादर ऑफ केमिस्ट्री, लेवासिए को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लेवासिए। आधुनिक केमिस्ट्री के पिता लेवासिए को कहा जाता है। और भारत में रसायन शास्त्र के जनक को पीसी राय को कहा जाता है। भारत में रसायन शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? पीसी राय को। ठीक, चलिए हम लोग द्रव्य पढ़ते हैं। पहला चैप्टर द्रव्य, मैटर को समझते हैं भैया। द्रव्य क्या होता है? देखिए, ब्रह्मांड में जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है वो सब द्रव्य है। ब्रह्मांड में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब मैटर है। ठीक, ऐसे समझिए, ज्ञान जिसका ज्ञानेंद्रियों द्वारा हम अपने यानी आंख, नाक, मुंह, त्वचा, इसके द्वारा जो अनुभव कर सकें
वो सब ज्ञानेंद्रिय। बोट छुए, ये हमारे को त्वचा द्वारा महसूस हुआ, आंख भी द्वारा दिख रहा है, तो ये क्या हुआ, ये द्रव्य है। यानी वैसा पदार्थ जो स्थान घेरता हो और जिसमें कुछ भार हो, वो क्या है, द्रव्य है। हवा, हमको ज्ञानेंद्रिय द्वारा हवा का महसूस होता ही नहीं होता है, चलती है तो वाह क्या हवा, गर्मी के सीजन में तो और चलता है, एकदम सुहाना लगता है, तो वो भी एक द्रव्य है। यानी गुब्बारे में हवा भरी है तो गुब्बारा क्या होता है, फूलता है ना, यानी वो स्थान घेरा नहीं घेरा, वो भी एक द्रव्य है, ठीक है ना। तो अब देखिए द्रव्य समझ में आया कि वैसा पदार्थ या वैसा जो स्थान घेरता है जिसमें भार, वो द्रव्य कहलाता है, ठीक। या हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा जिसका अनुभव कर सकते हैं क्या कहलाता है, द्रव्य कहलाता है। द्रव्य को अगर क्लासिफिकेशन आप द्रव्य देखेंगे तो द्रव्य को दो भागों में पढ़ सकते हैं हम लोग। कितने भागों में, दो भागों में। एक ये भाग बोल देंगे हम लोग इसका भौतिक आधार पे, इसके अंदर फिजिकल भौतिक आधार पर द्रव्य को देखते हैं, और दूसरा होता है रासायनिक आधार पर। किसके आधार पर, रासायनिक आधार पर द्रव्य। भौतिक आधार पर द्रव्य की तीन अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्था होती है, तीन अवस्था। अब देखिए मोटी मोटा तीन अवस्था होती है, लेकिन वैसे पांच अवस्थाएं होती हैं, ठीक। ठोस हो गया, द्रव हो गया, गैस हो गया, प्लाज्मा हो गई, थोड़ा इसको प्लाज्मा हो गया, बोस आइंस्टीन कंडेंसर हो गया। क्या हो गया, बोस आइंस्टीन कंडेंसर हो गया, ठीक। सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसर, ये भौतिक आधार पर हुआ। अच्छा हम लोग समझते हैं कि भौतिक और रासायनिक क्या होता है, ठीक है। भौतिक वैसी अवस्था होता है, भौतिक में आप चीजों सभी चीजों को देख सकते हैं, ठीक। जैसे लकड़ी का ठोसपन आपको दिखेगा, लेकिन लकड़ी में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन लेने का गुण होता है, क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाने का गुण होता है, वो आपको कैसे पता चलेगा, दिखेगा नहीं करेगा, क्योंकि वो उसका केमिकल प्रॉपर्टीज है। ऐसे समझिए, छोड़िए, अगर आपको कोई दो मुंह का मुंह नाक पे मार दे तो आपका नाक लाल दिखेगी, पिचकी दिखेगी, ढचका दिखेगा, ये सब दिखेगा नहीं दिखेगा, फूला हुआ दिखेगा। तो ये जो दिख रहा है आपको यही का है, फिजिकल हो गया, ठीक। लेकिन आपको अंदर से दर्द हो रहा है, आप एकदम से दर्द से तड़प रहे हो, ठीक, वो आपका केमिकल होगा। समझ में ना इतनी चीजें, ठीक। ऐसे समझ लीजिए बस। अब जो भौतिक में क्या होता है कि हमको ठोस भी दिख जाएगा, द्रव दिख जाएगा, गैस दिख जाएगा, प्लाज्मा दिख जाएगा, बोस आइंस्टीन कंडेंसर, ठीक ना। मेनता तीन होती है, ठीक है। अब देखिए जो रासायनिक होगा, रासायनिक में कई प्रकार से पढ़ लेते हैं हम लोग। पहला होगा तत्व, दूसरा होगा यौगिक और मिश्रण। तत्व, यौगिक, मिश्रण, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर्स, ठीक। रासायनिक आधार पर द्रव्य को हम लोग दो भागों में बांट दिए, ठीक है ना। कैसे में, भौतिक एवं रासायनिक। भौतिक में ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसर। रासायनिक में तत्व, यौगिक एवं मिश्रण, ठीक ना। रासायनिक में तत्व, यौगिक एवं मिश्रण, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर्स, ठीक। अब एक एक के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए इतने, इसको छोड़ दीजिए, इतने ही चीज से पूरी पृथ्वी, यही तीनों से पूरी पृथ्वी बनी है। मतलब सब चीज ठोस, द्रव, गैस, हम लोग देखेंगे चारों तरफ वही ठोसो गैस दिखाई देता है, और कुछ रहता है भाई, लकड़ी छुए ठोस हो गया, पानी छुए द्रव हो गया, ठीक है ना। ये सब, ये द्रव है, द्रव्य नहीं है, ठीक है ना। ये द्रव अलग होता है, द्रव्य अलग होता है, ठीक। अब हम लोग देखते हैं कि ठोस, ठोस क्या होता है। ठोस जो होता है सॉलिड, सॉलिड, सॉलिड का आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है। आकार और आयतन क्या होता है, फिक्स, निश्चित होता है। आकार एवं आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, ठीक है ना। अब देखिए आकार एवं आयतन ठोस का क्या होता है, निश्चित होता है। जैसे ये अपना व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड आज जितना बड़ा है कल भी उतने बड़ा रहेगा। ये परसों नहीं कहेगा कि भाई हम थोड़ा सा छोटा हो जाए क्या, नहीं, क्योंकि ये ठोस है। इसका आकार एवं आयतन जितनी जगह आज लिया है, जितने वॉल्यूम इसका आज है उतना वॉल्यूम कल भी रहेगा, यानी इसका आकार फिक्स रहेगा, ठीक है ना। लेकिन अब देखिए द्रव होता है, द्रव, लिक्विड इसे कह देते हैं, ठीक। इसका आकार नहीं निश्चित रहता है, आकार क्या होता है, नहीं निश्चित होता है, परंतु आयतन, आयतन निश्चित होता है, ठीक है ना। और तीसरा होता है गैस, इसका तो अलग कहानी है भाई, गैस, ठीक। इसका दोनों अनिश्चित होता है, ना तो आकार निश्चित होता है ना तो आयतन, दोनों ही क्या होता है,
ना तो आकार निश्चित होता है ना तो आयतन निश्चित होता है। ठीक, ऐसे मान लिए हम 3 डिब्बा ले लिए, ठीक है, 3 डिब्बा ले लिए, 1 ही किलो का, ठीक, 1 ही किलो का, मान लीजिए 1 ही किलो का बर्फ है, 1 ही किलो पानी ले लिए हम, 1 ही किलो क्या ले लिए, पानी ले लिए, और 1 ही किलो का गैस बना लीजिए। इस बर्फ को रखेंगे तो बेचारा एक तरफ अपना जाके सड़ जाएगा, बाकी जगह छोड़ देगा कि भैया बाकी जगह और कोई रहेगा। ठीक है, इस बर्फ को देखिए, पानी हम समझिए मेरी बात को, मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर पानी लीजिए, पानी को 1 ही किलो के पानी को बर्फ बना लीजिए, 1 ही किलो को पानी को लिक्विड रह दीजिए, 1 ही किलो पानी को तो भाप बना दीजिए, भाप बन जाएगा ना, वो वाष्प होकर फिर से क्या कहते हैं वो बन जाएगा, लेकिन भाप, वो भाप समझिए, थोड़ा भाप है रहने दीजिएगा, ठीक है ना, समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। इसमें बर्फ रख दीजिए तो 1 किलो का पानी एकदम एक किनारे अपना सड़ जाएगा कि भैया हम इतने रहेंगे। ठीक, और 1 किलो पानी इसमें डाल दीजिए, एकदम पूरा फैल हो जाएगा, एकदम फैल के फिक्स हो जाएगा। ठीक, यही पानी उठा कर इसमें पतरकी वाले में डाल दीजिए, उसमें पूरा फैल जाएगा। ठीक है ना, यानी इससे पता चल रहा है आयतन तो वह रहा, लेकिन आकारवा जिसमें डालो उसके तरीके से हो जाएगा। और गैस है, गैस तो पूरा में फैल जाएगा। गैस क्या करेगा, गैस कहेगा भाई ठीक हम पूरा में फैलेंगे। अगर उसी को कंप्रेस करके इतने में छोटे डाल दोगे गैस को, तो गैस इतनी ही गैस को छोटे बर्तन में कंप्रेस करके डाल दी, उसमें भी चली जाएगी। और जैसे बड़ा से छोड़े पूरे में फैल जाएगा। घर में छोड़ दिए, पूरा घर हमारा, तो जी बोलेगा पूरा घर हमारा है, ठीक है ना, पूरे घर में हम फैल जाएंगे। जैसे धुआं होता है, धुआं देखिए ना, अगर उसको कंप्रेस करके छोटे में भरिए तब पर भी आ जाएगा, उसको खुले में छोड़ दीजिए पूरे में फैल जाएगा, कोई नहीं दिक्कत जी, सब में रहेंगे हम ही। ठीक है ना, ये समझ में आया ना। यानी आकार, सॉलिड में आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है, द्रव में आकार तो निश्चित होता है, द्रव में आकार नहीं निश्चित होता लेकिन आयतन निश्चित होता है। ठीक, गैस में आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होता है। ठीक है ना, अब थोड़ा सा हम सुन लेते हैं इनके मॉलिक्यूल के बारे में। ठीक, ये आकार निश्चित अनिश्चित ये सब बहुत खेला हो चुका है। अब हम लोग समझते हैं पहला नंबर तो ठोस में। देखिए, अगर हम लोग ठोस के अणु को बनाना चाहें तो ठोस के अणु बहुत ही एकदम सटे सटे रहते हैं। ठोस के अणुओं के बीच में बहुत ही जो अणु होते हैं इनके, ठीक, ये बहुत ही एक दूसरे से क्या रहेंगे, एकदम से सटे रहेंगे। ठीक है ना, और पानी में जो पानी के जो अणु होते हैं एक दूसरे से रहेंगे लेकिन थोड़ा दूर दूर पे रहेंगे। ठीक है ना, थोड़ा दूर दूर पे रहेंगे लेकिन एक दूसरे से पकड़े रहेंगे, एक दूसरे का हाथ क्या गिरेंगे, पकड़े रहेंगे। ठीक, एक दूसरे का हाथ क्या गिरेंगे, पकड़े रहेंगे। ठीक, ये पानी को समझने के लिए मैं बता दे रहा हूँ। अगर पानी का अणु देखा जाए तो एक अणु ऐसे हो गया, तो एक अणु ऐसा हो गया। ठीक, एक अणु यानी एक दूसरे के ऊपर चढ़ा कोई नहीं रहेगा कि चढ़ जा भाई एकदम से। लोहे वाले पे एकदम चढ़ा रहता है एक दूसरे, जैसे ठोस वाला एक दूसरे चढ़ा रहेगा एकदम से, थोड़ा को जगह नहीं देगा। ठीक, ये दूसरे यानी एक दूसरे से मूव कर सकते हैं, ऐसे रहेगा तो एक दूसरे के पास थोड़ा थोड़ा पकड़ेगा, दूसरे को पकड़ेगा, यानी वो आपस में पानी के जो अणु होते हैं चलने के लिए फ्री होते हैं कि चल भैया चले जा चले जा। और क्या कहते हैं कि लोहे वाले में नहीं फिक्स होता है, यानी ठोस वाले में नहीं चल सकती एकदम से, क्या कहते हैं कि झगड़ा रहता है। और गैस वाले में तो गैस वाला कहेगा 2 ठो मियाँ हैं, 2 जोड़ा इधर कहीं टहलता रहेगा, एक जोड़ा यहाँ के छुट्टे साढ़ की तरह घूमता रहेगा, एक जोड़ा इधर, यानी सब। और इसमें इन लोगों में बंधन ऊर्जा इतनी कम होती है कि छोड़ के जा सकता है। और लोहे में तो छोड़ के जाकर दिखाओ, लोहा एकदम से चपका रहता है। मेरी बात समझिए, अगर हम 3 कमरा ले लें, ठीक, 3 कमरा ऐसे छोटा छोटा ले लें और इसमें 200 आदमी डाल दें, 2000 आदमी, 10 बाई 10 कमरे में 2000 आदमी नहीं आएगा, 10 बाई 10 कमरा 200 आदमी डाल दें तो इसको बोलेगा सॉलिड। क्या बोल देगा, सॉलिड। एकदम 200 आदमी सोचो 10 बाई 10 कमरे में ठोस एकदम चिपका रहेगा लड़का, एक दूसरे के बीच में थोड़ा जगह नहीं रहेगा, वो कहा जाएगा सॉलिड। अब एक लड़के को एक कोने से दूसरा लड़का बोला कि तुम इधर आ जाओ भाई, तो आ पाएगा वो नहीं, क्योंकि उसमें खुद ही इतना कंट्रास्टेड एरिया रहेगा। यानी वैसे अणु को, लड़कों को क्या समझ लेंगे, अणु समझ लेंगे। यानी बताओ, एक लड़के से दूसरे लड़के के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा रहेंगे, एकदम चिपका रहेगा, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा रहेगा, यानी इसमें चिपका रहेगा। तो इसमें जो अणुओं के बीच, ठोस में अणुओं के बीच अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा रहेगा ना, बहुत ज्यादा रहेगा। और बताओ, अंतराल अणु का स्थान ज्यादा रहे कम रहेगा, ठोस में एकदम कम रहेगा। अंतराल अणु का स्थान होता है, उसे कहते हैं कि 2 अणुओं के बीच की दूरी को अंतराल अणु का स्थान बोल देते हैं। इसमें एक अणु से दूसरे अणु के बीच में थोड़ी भी दूरी नहीं रहेगी। और इसमें इसी में भाई, इसी में अगर डाल दिए 100 जगह 100 आदमी डाल दिए, ठीक, तो इसमें थोड़ा थोड़ा आदमी आ सकता है, यहाँ पे जा सकता है, वहां पे भी जा सकता है। ठीक, इसी कमरे में, इसी का 10 बाई 10 कमरा, इसी में 200 आदमी डाल दिए हैं। ठीक, लड़के एकदम चिपका है उसी में, तो उसको बोल देंगे ठोस। उन लड़कों के बीच में तो इनको दूरी रहेगी, तो इनको दूरी नहीं रहेगी। तो अगर वो जब दूरी नहीं रहेगी तो यानी अंतराल अणु का स्थान क्या रहेगा उन लोगों के बीच में, कम रहेगा। यानी एक लड़के से एक लड़के के बीच की दूरी क्या रहेगी, एकदम कम रहेगी। यानी ठोस में अंतराल अणु का स्थान क्या रहेगा, कम रहेगा। और उसमें लड़के एक दूसरे से इतने चिपके रहेंगे कि कोई छोड़ के जा नहीं सकता। यानी आकर्षण बल उसमें, क्या कहते हैं, अट्रैक्शन फोर्स क्या रहेगा अणुओं के बीच, बहुत ज्यादा रहेगा। और पानी में भेजा जा सकता है, तो यानी इससे थोड़ा कम रहेगा। बीच में जो रहता है वो बेचारा कहूँ नहीं होता है, या तो एकदम में से बर्बाद हो जाए, एकदम अच्छा बन जाओ, तो बीच में ही है।
बीच में ही है, बीच का छोड़ेंगे उसको, ठीक, इसमें थोड़ा सा ज्यादा होगा, थोड़ा सा कम होगी, मतलब इसमें क्या होगा कि अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा सा कम होगा, अंतराणविक स्थान थोड़ा सा ज्यादा होगा, बस यही, इसमें संसंजन बल थोड़ा सा क्या कहते हैं ज्यादा हो जाएगा। अब देखिए गैस में क्या होता है कि गैस में यही 10/10 कमरा है, इनमें 20 लड़का डालू तो हाँ लड़का एकदम घूमता रहेगा इधर उधर करके, कोई दिक्कत नहीं है, लड़का क्या करेगा पूरे कमरे भर से मचलता रहेगा, ठीक, तो यानी इनमें अणुओं के बीच क्या हो जाएगी, ज्यादा जगह रहेगी और अट्रैक्शन फोर्स कम रहेगा, ठीक। तो हम लोग यहाँ से तीन चीज देखें, तीन चीज ये देखें कि अंतराणुक स्थान, क्या देखें, अंतराणुक स्थान, ठीक, आकर्षण बल, ठीक। अब बताइए सबसे ज्यादा अंतराणुक स्थान किसमें होगा, सबसे ज्यादा, यानी सबसे ज्यादा लड़कों के बीच में जगह किसमें थी, इसमें थी, तभी तो छोड़ के चला जा रही, ठीक। तो सबसे ज्यादा गैस में है अंतराणुक स्थान, यानी सबसे ज्यादा अणुओं के बीच की दूरी कहाँ है, गैस में। फिर उसके बाद द्रव में, हमने बताया द्रव को बीच में रखना है, ठीक। फिर उसके बाद किसमें है, फिर उसके सबसे कम जो है वो सॉलिड में है, सबसे कम किसमें है, सॉलिड में, यानी अंतराणुक स्थान सबसे कम किसमें है, गैस में। फिर इसमें सबसे कम कौन किसमें है, सबसे कम किसमें, ठोस में, बीच में द्रव है, ठीक। अब देखिए आकर्षण बल सबसे ज्यादा किसमें है, यानी किसमें अणु एकदम से चिपके हुए हैं, छोड़े नहीं रहे, मतलब तो उसमें इसको निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, तो वो हो जाएगा सबसे ज्यादा ठोस में है, ठीक। आकर्षण बल अणुओं के बीच सबसे ज्यादा किसमें है, ठोस में है। फिर उसके बाद द्रव में होगा, द्रव को बीच में रख देना भैया हर जगह पे, और ये फिर सबसे कम किसमें है, तो ठोस, गैस। अंतराणुविक स्थान सबसे अधिक किसमें होगा, गैस में होगा, सबसे कम किसमें होगा, ठोस में होगा। देखिए आकर्षण बल जो होगा वो सबसे अधिक किसमें होगा, ठोस में होगा, सबसे कम किसमें होगा, सबसे, फिर उसके बाद द्रव में होगा, द्रव को बीच में रख देना भैया, फिर उसके बाद किसमें होगा, गैस में होगा, ठीक है ना। देखिए अभी तक सिर्फ हम लोगों ने पढ़ा कि पूरा जो पृथ्वी है वो द्रव्य से बनी है, द्रव्य एवं ऊर्जा का कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना। यानी अगर टोटल पूरे ब्रह्मांड में द्रव्य को जोड़ दिया जाए और ऊर्जा को जोड़ दिया जाए तो ये स्थिरांक ही मिलेगा, पूरा स्थिर रहेगा, ठीक है ना, एक स्थिरांक ही मिलेगा। द्रव्य को दो पार्टों में पढ़ लेते हैं, पढ़ने दृष्टि से भौतिक एवं रासायनिक। भौतिक में कितना होता है, पृथ्वी में इतने चीज पाया जाएगा, ठोस द्रव गैस, ठीक, दो एक्स्ट्रा हम जोड़ दे रहे हैं, हम क्या जुड़ा हुआ है पहले से, ठीक है ना, बाद में खोजा गया है, ठीक है। ठोस द्रव गैस एवं प्लाज्मा हो गया एवं बोस आइंस्टीन कंडेंसर हो गया। ठोस में क्या होता है, इसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है, ठीक है ना, इसके अणु पास पास होते हैं, हमने बताया ना कि इसके अणु कितना होते हैं, बहुत चिपके होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, इनके अणुओं के बीच अट्रैक्शन फोर्स यानी आकर्षण बल बहुत ज्यादा एकदम चिपके रहते हैं, ठीक, इनको छुड़ाने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ती, बहुत ज्यादा हिट करोगे तभी ये छूटेंगे, ठीक है ना। और क्या कहते हैं कि इनके अणुओं का अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है, इनके अणुओं के बीच की दूरी बहुत ही कम होती है, ठीक है ना। द्रव बीच का रहता है, इसको बीच में रहने दो, क्या पढ़ना, ठीक। इसका आकार एवं आयतन दोनों का होता है, निश्चित नहीं होता है, किसका, गैस का, ठीक है ना। इसका आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। गैस में अणु दूर दूर होते हैं। अब इसमें क्या होता है, अंतराणुक स्थान क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है ना। इसमें ठोस में क्या होता है, अंतराणुक स्थान क्या होता है कि कम होता है, ठीक है ना, सबसे कम किसमें होता है, ठोस में होता है, सबसे ज्यादा गैस में होता है। और आकर्षण बल सबसे ज्यादा ठोस में होता है, सबसे कम किसमें होता है, इसमें होता है, ठीक है। अब हम लोग रासायनिक, देखो प्लाज्मा का होता है जब प्लाज्मा किसी चीज को बहुत ज्यादा गर्म कर दिया जाए, एकदम हीट कर दिया जाए, बलका दिया जाए, ठीक, तो वो किस स्टेज में चली जाती है, प्लाज्मा स्टेज में। जब किसी चीज को धीमे 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 गर्म करते रहो, बहुत ज्यादा गर्म कर दो, ठीक है ना, यानी किसी लोहे को गर्म करिए आप, और गर्म करते 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 टेम्परेचर वो बहने लगे पानी के तरीके से, तो वो किस स्टेज में चला गया, उसी को बोल देंगे प्लाज्मा होता है। जैसे पृथ्वी से, ज्वालामुखी से लावा एवं मैग्मा निकलता है ना, तो वो किस स्टेज में है, प्लाज्मा स्टेज में निकलता है, किस स्टेज में, प्लाज्मा। जिस तरीके से इसको गर्म करने पर प्लाज्मा में पहुंच जाता है, उसी तरीके से बोस आइंस्टीन कंडेंसर जो स्टेज होती है उसमें वस्तुओं को ठंडा कर दो, किसी चीज को इतना ज्यादा ठंडा कर दोगे तो वो स्टेज किसमें चली जाएगी, बोस आइंस्टीन कंडेंसर। ये अभी खोज में है, ये भी रिसर्च स्टेज में है, तो इसके बारे में ज्यादा गार्ड पार्टिकल ऑर्टिकल इसी से क्या कहते हैं, एक बार हुआ था 2006 की बात है, जब आएगा इसके बारे में तो और हम बना देंगे इस वीडियो, ठीक है ना। बोस आइंस्टीन कंडेंसर, ठीक, इतनी स्टेज आप मेनता है, इतने फिर कमांड रखिए बस, ठीक ना, ठोस द्रव गैस पर। और रासायनिक में क्या होता है, तत्व, यौगिक एवं मिश्रण, ठीक। अब इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोग भी उबने लगते हैं, कितना भी अच्छा कंटेंट दिया जाए, कितना भी अच्छा पढ़ाया जाए, लेकिन ज्यादा वीडियो बड़ा होने की वजह से कुछ लोग देखते नहीं है क्योंकि इतना बड़ा वीडियो है, ठीक है। नमस्कार, तब तक के लिए।